गुड इवनिंग एवरीवन। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. रियली सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली मैं एक मीटिंग में थी और उसकी वजह से वो थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया। मुझे लगा था 5 मिनट में खत्म हो जाएगी बट थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। सो रियली सॉरी फॉर दैट। ओके। कल जो हमने टॉपिक किया था कायरल सेंटर्स वाला, उसके जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए थे मैं उनको अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। बिकॉज जैसा मैंने कहा था कि आपको मैं वो पीडीएफ भेजूंगी, तो उसका ऐसा है कि वो क्वेश्चंस थोड़े से ना टाइप हो रहे हैं। तो अभी थोड़ा पार्ट उसका रहता है टाइप होने के लिए, तो जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा वो पीडीएफ में बना दूंगी। एंड एक चीज मुझे ये पूछनी थी कि आप सब लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली कोई बुक है या प्रीवियस Yes, ईयर ma'am. पेपर्स हैं सबके पास? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. No, ma'am. नहीं है? ओके। अगर नो, ओके दीक्षा। तो अगर ऐसा हो सके कि आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आप अरेंज कर लो, या एक बुक है मैं बता दूंगी। अगर वो बुक आपके पास रहेगी तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि लाइक मैं बता सकती हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर ये जो था ये आपका किस टॉपिक का था, तो आप उसको कर सकते हो। वैसे तो आपको खुद से ही पहचानना चाहिए कि किस टॉपिक में से मतलब जो क्वेश्चन है वो कैसे आया है। जब तक आपको खुद से पता नहीं चलेगा कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है ये उसी का क्वेश्चन है या किसी और का है, तब तक हम ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ पार्ट अभी भी मिसिंग है, कुछ ना कुछ चीज अभी भी आपको नहीं पता है। क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के साथ कि वो टॉपिक उन्होंने पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं क्वेश्चन पेपर में कि ये इसी टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि अगर आप खुद ढूंढ पाओ। बट अगर नहीं ढूंढ सकते हो तो दूसरी चीज हमारे पास ये है कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर्स बता सकती हूँ कि इस ईयर में जो पेपर हुआ था उसके ये क्वेश्चन नंबर्स आपको सॉल्व करने हैं। तो भी थोड़ा इजी हो जाएगा, मीन्स फास्ट हो जाएगा प्रोसेस। तो जिनके पास नहीं है, क्या वो प्रीवियस ईयर वाली, हाँ बुक का नेम मैं बता दूंगी, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अगर अरेंज कर सकते हैं सब लोग तो अरेंज कर लेना प्लीज। ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल ही है बिकॉज उसमें वो क्वेश्चन सारे आपको प्रीवियस ईयर वाले मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी टाइप हो रहे हैं हमारे पास, तो आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल अलग अलग करके भी क्वेश्चंस जो हैं वो ऐप पे प्रोवाइड हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो अगर आपको जैसे चाहिए होगा कि हमने ये टॉपिक पढ़ा है, सिर्फ इसी टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं, तो वो टॉपिक वाइज पूरे सॉर्टेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। कहाँ से कितने का है? किसी का माइक ऑन है? किसी का माइक ऑन है? कोई कुछ कह रहा है क्या? कायरल सेंटर हम लोगों ने कल पढ़ा था, और इस कायरल सेंटर वाले सिस्टम में हमारे पास जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, मतलब 2-3 क्वेश्चन थे इसी से रिलेटेड, वो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कायरल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कायरल। और ये जो हमने कायरलिटी वाला सिस्टम शुरू किया है, ये जो टॉपिक शुरू किया है, लाइक अगर मैं बात करूं, हमने हाइब्रिडाइजेशन की, उसके बाद आयुपैक नॉमेनक्लेचर किया, और उसके बाद हमने ये जो कायरल सेंटर से स्टार्ट किया है, ये बेसिकली स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट होता है। ठीक है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंडर जो है अभी हमने और भी कुछ कंसेप्ट सीखने हैं, क्योंकि आपके रिसेंटली जो पेपर है उसमें थोड़ी और चीजें भी पूछी गई हैं। आइसोमेरिज्म का पूछा गया, इनैंशियोमर डायस्टीरियोमर का पूछा गया है, या ऑप्टिकल एक्टिविटी का, मीजो कंपाउंड्स का, रेसमाइजेशन का। तो ये सारी चीजें हम स्टीरियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन तो आपके पास ये था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से बताना था कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है। तो आप लोग फटाफट चेक कीजिए और ऑप्शन नंबर मुझे बता देना कि कौन सा आपको लग रहा है ए बी सी डी में से। स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? सबको ये ब्लर इश्यू आ है। रहा है? यस मैम, मैम पिछले कल भी था ना, ब्लर हो जाती है बीच में, साफ हो ऐसे, मतलब फोकस नहीं हो पाता है मतलब शायद। ठीक है, मैं समझ गई। आप ये कह रहे मैम हो कि नेटवर्क दिक्कत है बीच बीच में ना। ठीक है, मैं रुको अभी चेंज करती हूँ। मैम क्लियर है वैसे तो। डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे अलग अलग है, तो ये दूसरे से अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है। आई गेस अभी ठीक आएगा। अभी ठीक है? मैम ऑप्शन 3 क्या यस लिखा है? मैम। सी लिखा है, सी डी टू सी एल, ड्यूटीरियम है ना, डी टू।
Cl। D2 तो नहीं होगा इसमें, हाँ D2Cl2, CD2Cl2। सेकेंड वाला सिंपल क्वेश्चन था। हमने कल ही पढ़ा था कि कायरल सेंटर या कायरल वो हमारे पास होगा जिसमें कोई एक ऐसा कार्बन प्रेजेंट हो जिसके पास चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो, ए बी सी डी, चारों सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, डिफरेंट हो। तो इस केस में मेरे पास चारों मॉलिक्यूल्स में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 2 क्लोरीन सेम थे, नहीं हो सकता। यहाँ पे मेरे पास 2 ड्यूटेरियम 2 क्लोरीन थे, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट कोई भी सेम हो गए तब भी नहीं हो सकता। और इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन सेम हो गए तो भी नहीं हो सकता। मींस हमारे पास यहाँ पे सिर्फ सेकेंड ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें जो सेंटर वाला कार्बन है ये, इसके पास है एक हाइड्रोजन, दूसरा है यहाँ पे क्लोरीन, तीसरा है ड्यूटेरियम और चौथा इसके पास प्रेजेंट है CH3। तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास था करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें था हाउ मेनी कार्बन एटम्स, ये मार्कर नहीं चल रहे हैं, हाउ मेनी कार्बन एटम्स in the molecule, how many carbon atoms in the molecule, molecule था HCOH, CHOH twice and then COH। ठीक है, ये मॉलिक्यूल दिया गया था और पूछा गया था कि इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन सेंटर्स एसिमेट्रिक है। तो इस टर्म से ना कंफ्यूज नहीं होना है कि एसिमेट्रिक पूछ लिया तो क्या कुछ और नई चीज आ गई। नो, कायरल सेंटर को ही हम एसिमेट्रिक सेंटर बोलते हैं। कायरल सेंटर को ही हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर। तो चाहे कायरल पूछे चाहे एसिमेट्रिक बोले, हमारे पास आंसर जो है मतलब कंसेप्ट जो है वो यही वाला लगेगा। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में क्या था कि पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इस मॉलिक्यूल को कैसे लिख रहे हैं। तो जैसे मेरे पास ये मॉलिक्यूल था HCOH, यहाँ पे HCOH नहीं आएगा, मेरे को लगता है यहाँ पे COH आएगा। H में भी मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है। यस मैम, टार्ट्रिक एसिड। यस, क्योंकि HCOH लिख दिया अगर मैंने तो वो तो अपने आप में एक मॉलिक्यूल हो जाएगा ना HCOH, वो फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम नहीं करेगा। यहाँ पे सिर्फ COH होगा। तो COOH था एक ऐसे कार्बन के साथ जिसके पास H भी है OH भी है। उसके बाद क्योंकि ट्वाइस लिखा गया है इसका मतलब ऐसे कार्बन 2 प्रेजेंट है और उसके बाद यहाँ पे COH फिर से था। तो अगर मैं इस पूरी चेन को ओपन करके लिखूं तो ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल था इसमें 4 कार्बन ऐसे स्ट्रेट बनने थे जिसमें से COH था सब्स्टिट्यूएंट और दूसरी तरफ भी COH था सब्स्टिट्यूएंट और बीच में 2 कार्बन थे जिसके पास एक के पास H और OH प्रेजेंट था। तो अगर इस मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे लिख दिया तो बता सकते हो कितने कायरल सेंटर है इसमें? 2। ऑप्शन था, हाँ ऑप्शन था, ए में था 1, बी में था 2, सी में था 3 और डी में था नन। 2। आंसर है 2। 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है इसमें। अगर आप इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को, तो इस कार्बन के पास OH एक है, H एक है, COH भी एक है और जो यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना है ये पूरा ग्रुप भी एक है। मतलब इस कार्बन के पास जो चारों बॉन्ड में जो चारों चीजें जुड़ी हुई थी वो डिफरेंट थी और अगर चारों डिफरेंट होती है तो हम इसको क्या कहते हैं, कायरल सेंटर। सिमिलर यही चीज मैं दूसरे कार्बन के लिए भी देख सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास कार्बन है उसके पास एक है H, दूसरी तरफ है OH, तीसरा है मेरे पास COH और चौथा जो यहाँ पे ग्रुप कुछ भी प्रेजेंट है वो डिफरेंट है, लाइक CH OH COH। ऐसा पूरा ग्रुप तो नहीं जुड़ा हुआ ना इसके साथ, तो इट मींस ये भी कायरल सेंटर है। तो इस मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 कायरल सेंटर।
क्या इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? नो मैम। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे नहीं देखना है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को ओपन करके लिखोगे तो सी की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 आएगी, और sp2 पे कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होता। मैम, हाँ जी, अगर मैम इसमें अगर प्लेन और सिमेट्री देखे, अगर सेंटर से देखे तो मतलब नीचे भी सेम हाँ ग्रुप है, ऊपर भी प्लेन, सेम ग्रुप है। यस यस, प्लेन देन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट आप यस क्वेश्चन को, हाँ क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल दिस आर एसिमेट्रिक। ये नहीं पूछ रहा है कि आपके पास पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं, वो पूछ रहा है कि कितने एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास जो है 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। जो आप मेरे को प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला बता रहे हो वो तब आता है जब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है? ओके हाँ, वो हम नेक्स्ट करेंगे। अभी आप सिर्फ फोकस करो कायरल सेंटर पे या एसिमेट्रिक सेंटर पे, और इस क्वेश्चन में इन्होंने सेंटर्स पूछे थे, तो 2 सेंटर्स प्रेजेंट है, ठीक है? लिखा कैसे आपने, ओपन लिखा करके कैसे कैसे? लिखा है? यस हाँ, मैम, ये बता दीजिए। लिखने के लिए ना आपको कार्बन के बारे में पता होना चाहिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो आप यस चाहे मैम। किसी भी तरीके से लिखोगे तो वहां पे अगर कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं बन रहे होंगे, इट मींस आप गलत लिख रहे हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने देखा कि इन्होंने बोला कि ये वाली चेन जो है ये 2 होने चाहिए, ये वाले जो कार्बन है ये 2 होने चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये 2 कार्बन लिख दिए, ठीक है? अब इस कार्बन के पास एक क्या है, H, और दूसरा कौन सा ग्रुप है, OH। ट्वाइस का मतलब है बिल्कुल ऐसे ही इसके पास भी OH और H, ठीक है? अब इस हर एक कार्बन के कितने बॉन्ड बने अभी तक, 3। कार्बन के इस टाइम अगर आप देखोगे तो कितने बॉन्ड बने, 3, लेकिन कितने बनने चाहिए, 4। तो इट मींस हाँ, चौथा बॉन्ड किसके साथ है, COH के साथ, ठीक है? हाँ, ओके। एक और क्वेश्चन था आपके पास इसी टॉपिक का, जिसमें हमारे पास नॉमेनक्लेचर को, IUPAC को भी लिंक किया गया था, तो वो क्वेश्चन जरा नोट करो आप लोग। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। 2-ब्रोमोब्यूटेन, स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे आपको इनके। 1-ब्रोमोब्यूटेन, सी ऑप्शन था 2-ब्रोमोप्रोपेन, और डी ऑप्शन था हमारे पास 2-ब्रोमोप्रोपेन 2-ओल। मैम फर्स्ट तो है इसका अगर आप, आंसर। फर्स्ट है, बना के देखा या याद था? याद ही था मैम। याद ही था, चलो। देखो, जब भी ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने को आएंगे आप सबसे पहले चेक करोगे कि जिसकी पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पे ब्यूट बोला गया है, मींस 4, तो सबसे पहले सिंपल 4 कार्बन एटम्स। यस, Please repeat the question once. which of the following molecules is chiral in nature? Which of the following molecules is chiral in nature? चार ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन में आपको नॉमेनक्लेचर दिया गया था, आपको स्ट्रक्चर बनाने थे, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही आप यहाँ पे बता सकते हो। तो ब्रोमोब्यूटेन का मतलब, ब्यूट मीन 4 कार्बन थे, और ब्रोमो का मतलब ब्रोमीन था, और कहाँ था, सेकंड पोजीशन पे। तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्रोमीन होना चाहिए, बाकी जितने भी पोजीशन रहती है वहां पे सब हाइड्रोजन फिल कर दो। जैसे इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके 3 बने हैं तो 1 हाइड्रोजन आएगा, इसके 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें 4 बॉन्ड पूरे करने हैं ना कार्बन के, और इसका 1 बना है तो इसमें हमारे पास कितने आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो वैसे ही अगर मैं 1 ब्रोमोब्यूटेन लिखती हूँ तो मेरे पास जो ब्रोमीन है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा,
बाकी ऐसे चलेगा। अगर मेरे पास 2 ब्रोमो प्रोपेन है तो प्रोपेन में मेरे पास कितने हैं, 3 कार्बन है, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ ऐसे बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, और 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ओल है तो मेरे पास ये कुछ ऐसे बन जाएगा कि CH3, और सेकंड पे ही मेरे पास, सेकंड पे ही ब्रोमो है, सेकंड पे ही ओल है, तो सेकंड पे ही OH है और प्रोपेन है, दैट्स वाई 3 कार्बन। तो अब तो स्ट्रक्चर भी बन गए हैं, बता दो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है या नहीं? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो इस तरीके से ये जो आपने कंसेप्ट पढ़ा कायरल ए कायरल का, इसको डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। कोई कंपाउंड लिख के दे दिया और आपसे पूछा इसमें कितने एसिमेट्रिक सेंटर है तो उसका स्ट्रक्चर बनाओ, चेक करो। या आपसे पूछा गया कि नाम आयुपैक में दिए हैं, इसमें से कौन सा कायरल है ये बताओ। या फिर आपसे तीसरी चीज बिल्कुल सिंपल खुद ही बना के दे दिए हैं या फॉर्मूला लिख के दे दिया और फिर आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है, ये चेक करके बताओ। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास कार्बन था इसमें ब्रोमीन, मिथाइल और इस तरफ इथाइल और हाइड्रोजन, चारों ही सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट थे इसके लिए, इसलिए ये कायरल सेंटर रख रहा है। बट इसमें क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसमें क्या होगा 2 मिथाइल, इसमें भी क्या होगा 2 मिथाइल। तो अगर एक कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो गए, 3 सेम हो गए या 4 भी सेम हो गए तो वो कायरल नहीं होता है। क्लियर? अब जो इन्होंने आज यहाँ पे बात की है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, उसको मैं आगे लेके जाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्शंस के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारे पास जब मॉलिक्यूल होता है तो हम उसको कैसे कैसे डिफरेंट प्रोजेक्शंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे एक टाइटल दीजिएगा, रिप्रेजेंटेशंस। टाइटल है आपके पास रिप्रेजेंटेशंस। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिप्रेजेंटेशन कैसे है। रिप्रेजेंटेशंस। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम एक क्वेश्चन था कि आपने एक पहले एक वो आइसो और नियो वाला बताया था ना कंसेप्ट, हाँ जी, कि हाँ जी, आइसो हाँ कहाँ जी। लगता है और नियो। मैम जो आयुपेक नेम है बीच बीच में कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी है, वहाँ पे सेकंड लास्ट कार्बन में मिथाइल ग्रुप है, बट वहाँ पे हमने कहीं पे भी आइसो नियो का यूज नहीं किया है, तो ये हाँ, आप कहीं पर्टिकुलर आइसोन्यू जो है वो हम जनरली आयुपैक के अकॉर्डिंग नहीं करते ना। आपके पास जैसे कुछ कॉमन नेम्स के लिए हम यूज करते हैं, वहां पे अगर उसने पर्टिकुलरली आयुपैक बोला है तो उसमें वो टर्म्स को यूज नहीं करता है। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, बट इन केस अगर किसी एग्जाम्पल में ऐसा डाउट आए तो उसकी पिक्चर क्लिक करके मुझे भेज दिया करो, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, रिप्रेजेंटेशंस में हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन होती है वेज रिप्रेजेंटेशन। वेज रिप्रेजेंटेशन कब होगी, जब आपके पास इस तरीके से हमारे सिस्टम में जो कार्बन प्रेजेंट है उनको बॉन्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और यहां पे मेरे पास एक ऐसे सॉलिड लाइन लिखी है और एक ब्रेक करके लिखी है। मतलब ये सिर्फ मैं आपको पहचान के लिए बता रही हूं कि आपको पहचानना आना चाहिए। तो इस टाइप की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम कहते हैं वेज रिप्रेजेंटेशन, जिसमें अगर आप किसी भी जगह पे देखोगे तो ये कार्बन है, ये जहां पे भी ज्वाइन हुए हैं ये क्या है, ये कार्बन है, जिसको ओपन करके नहीं लिखा है, और इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड प्रेजेंट है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड रहेंगे, आप चाहे किसी भी रिप्रेजेंटेशन में उसको रखो। तो वेज रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखती है। अगर मैं बात करूं फिशर रिप्रेजेंटेशन की, तो फिशर रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसे दिखती है, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। तो इसमें कार्बन कहां होता है, इसमें ये कार्बन होता है, ये जहां पे ज्वाइन हो रहे हैं ये क्या होता है, ये कार्बन होता है, ठीक है। तो इसके किसी भी कार्बन को अगर आप देखोगे तो उसके 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। कैसे, अगर इसको मैं बोलूं 1 तो ये मेरे पास 2, ये इसका 3 और ये हुआ इसका 4, इस वाले सेंटर के लिए तो 4 बॉन्ड इसके भी पूरे हुए। अगर मैं बात करूं यहां पे न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन की, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन की, तो आपने ये भी देखी होगी, जब हम सिस्टम्स को ऐसे सर्कल और डॉट की फॉर्म में शो करते हैं
देखिए न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, कुछ याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो हमारे पास ऐसे भी हो सकती है या दोनों सेम भी हो सकती है। ये भी एक तरीका होता है मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें कार्बन कहाँ है, ये डॉट वाला भी कार्बन होता है और सर्कल वाला भी कार्बन होता है। इसको, ये जो सर्कल है ये भी हम कार्बन बोलते हैं, जो हमारे पास ये डॉट है इसको भी हम कार्बन बोलते हैं। मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि इन केस कहीं पे मैंने बोला कि देखो ये फिशर रिप्रेजेंटेशन में है, तो आपको पता रहे कि मैं कौन सी वाली रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ। और इसके अलावा जो एक और मेरे पास लास्ट रिप्रेजेंटेशन मैम होती है, न्यूमैन वाली फिर से बताना, इसमें कार्बन की अच्छा, पोजीशन नहीं समझ में आई। देखो इसमें एक्चुअली पता है क्या होता है, इसमें आपके पास एक बार ना 100 हॉर्स को मैं समझाती हूँ, फिर मैं न्यूमैन पे आती हूँ। 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, आप ना 2 वाई अल्फाबेट बनाओ, वाई लिखते हो ना एबीसीडी में, वाई अल्फाबेट बनाओ और ये जो सेंटर था इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है। या एक सीधा वाई लिखो और दूसरे को उल्टा कर दो, दूसरे वाले वाई को उल्टा लिख दो इन्वर्टेड फॉर्म में, एक को इरेक्ट फॉर्म में और एक को इन्वर्टेड फॉर्म में। तो आपके पास ये कौन सी फॉर्म हुई, 100 हॉर्स, ठीक है। जिसमें जो बाय अल्फाबेट है, बाय अल्फाबेट के थ्रू मुझे कार्बन के 4 बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं। ये मेरे पास अगर मान लो पहला है तो ये दूसरा, ये मेरे पास हुआ तीसरा, और ये कार्बन कार्बन के बीच में हुआ चौथा बॉन्ड। जो चीज यहां पे भी थी, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड था, यहां पे भी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड था, वही चीज यहां भी है कि 2 कार्बन अगर प्रेजेंट हैं तो दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है। जो 4th बॉन्ड हमें दिख रहा है, तो यही चीज न्यूमैन में भी होती है कि न्यूमैन में भी वाई बनता है, इरेक्ट या इन्वर्टेड, लेकिन इसमें हमें जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है वो दिखता नहीं, कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो दिखता नहीं है। और अगर वो बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि जो फ्रंट कार्बन है और जो उसके पीछे कार्बन है, लाइक आप ऐसे मानो जब आप 100 हॉर्स देख रहे थे ना, तो 100 हॉर्स में जो ऐसे कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड था आपको दिख रहा था। जब न्यूमैन की बात आई ना, तो न्यूमैन ऐसे होता है, न्यूमैन ऐसे होता है। क्या आपको कार्बन कार्बन का बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, ये न्यूमैन है। जब आपको कार्बन कार्बन का बॉन्ड दिख रहा है और 2 वाई आपस में जुड़े हैं, वो 100 हॉर्स है। बट जब आपको कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं दिख रहा है, बट ये पता है कि ये वाला फ्रंट कार्बन है और ये वाला बैक कार्बन है, तो उसको हम यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमैन से। जो फ्रंट वाला कार्बन होगा उसको हम डॉट से दिखाएंगे, जो बैक वाला कार्बन होगा उसको हम सर्कल से दिखाएंगे। क्लियर हुआ? जिन्होंने ये पूछा था उनको क्लियर हो गया? चलो ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ कि क्लियर हो गया होगा, तो आगे मूव करते हैं। एक आपके पास होती है बॉन्ड नोटेशंस। बॉन्ड नोटेशंस का तो आपको पता होगा। बॉन्ड नोटेशंस हमारे पास क्या होती है कि कई बार हम मॉलिक्यूल में कुछ भी नहीं लिखते हैं, बॉन्ड नोटेशंस में हम सिंपली ऐसे करते हैं कि हमारे पास कोई भी चेन दी होगी तो हम ऐसे ड्रॉ करके छोड़ देते हैं, या डबल बॉन्ड है तो ऐसे लिख के छोड़ दिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि कार्बन की वैलेंसी अपने आप कंप्लीट करनी है आपको। यहाँ पे जो भी आपको ये दिख रहे हैं, जहां से चेन शुरू हुई है, जुड़ रही है, ये सारे कॉर्नर्स क्या होते हैं, कार्बन। ये डॉट्स जहां पे भी लगे हैं वो क्या होते हैं, कार्बन। और क्योंकि एक कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए, बट आपको यहां इस कार्बन का सिर्फ 1 बॉन्ड दिख रहा है, तो बाकी 3 आप क्या फिल करोगे, हाइड्रोजन। ये बॉन्ड नोटेशन होती है कि बॉन्ड नोटेशन में वो कभी लिख के नहीं देता, आपको खुद अंडरस्टूड होना होगा कि जो मेरे पास ये कार्बन है इसके यहां मुझे 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब जो 2 नहीं दिख रहे वो क्या है, हाइड्रोजन।
सिमिलरली यहाँ पे भी जो दो नहीं दिख रहे वो क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने होंगे हाइड्रोजन, कितने होंगे, 3। 3 हाँ, क्योंकि ये आपके पास बाहर वाला कार्बन है जिसका सिर्फ एक बॉन्ड दिख रहा है, तो बाकी 3 हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोजन। वही चीज यहाँ पे मैं करूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास 3, यहाँ पे करूंगी 2, बट यहाँ पे कितने आने चाहिए हाइड्रोजन, 1 1। यस, देखो इस कार्बन के 2 बॉन्ड इस तरफ पूरे हुए, एक बॉन्ड इस तरफ पूरा हुआ, मतलब इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, सिर्फ चौथा नहीं बना है, तो वो चौथा क्या होगा, हाइड्रोजन। सिमिलर फॉर दिस कार्बन, इसमें भी चौथा क्या होगा, हाइड्रोजन, और इसका तो एक ही बना हुआ है, तो मींस बाकी 3 क्या होंगे इसके पास, हाइड्रोजन। मींस बॉन्ड नोटेशंस में आपको अल्टीमेटली कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना होता है, कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन को बता दिया है, तो आगे आने वाले पार्ट में अगर मैं कोई भी रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करूंगी तो आपको पहचान रहनी चाहिए कि हम कौन सी रिप्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं प्रोसीड करूं, मुझे एक चीज बताओ, आपको मिरर इमेजेस का कंसेप्ट पता है, क्या होता है मिरर इमेज, किसी को भी? यस मैम, अच्छा, लेटरल इन्वर्शन मैम, क्या होता है? लेटरल इन्वर्शन मैम, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। हाँ, कह सकते हो आप, अगर आपके पास जो मिरर है वो लेफ्ट पे या राइट पे रखा गया है, बट अगर मिरर फ्रंट पे रखा गया है देन सुपरइम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये सही लिंक कर रहे हो, ये टाइप्स होती है मिरर इमेजेस की। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि मुझे इस टॉपिक में आगे और क्या करवाना है। मुझे ना आगे इस टॉपिक में पहले आपको मिरर इमेजेस का कंसेप्ट बताना है। एक बार मिरर इमेजेस का कंसेप्ट आपको पता चल गया तो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी ऑप्टिकल एक्टिविटी, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक चलेगा दैट इज आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में हम सब चीजें कवर करेंगे कि इनेंशियोमर क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, रेसमाइजेशन क्या होती है या रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। इस तरीके से ये वाला पोर्शन कवर होगा, बट आगे के पार्ट को करने के लिए हमें थोड़ा सा मिरर इमेजेस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो अब जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वो है मिरर इमेजेस। देखो, आप मिरर इमेज को कोई एक कंसेप्ट मान के मत चलो कि पता नहीं पढ़ाई में कोई नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई है। मिरर इमेज आपके पास, जब आप सुबह तैयार होके शीशे के सामने खड़े होते हो, आपकी रिफ्लेक्शन बनती है, आपको अपनी छवि नजर आती है शीशे में, वो क्या है, वो आपकी मिरर इमेज है। मिरर इमेज है, मिरर में जो आपकी रिफ्लेक्शन बनी। सिमिलरली किसी भी मॉलिक्यूल के सामने, फ्रंट पे, बैक पे, टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, राइट पे, कहीं पे भी अगर मिरर रखा जाता है तो उसकी कोई ना कोई वहां पे रिफ्लेक्शन बनेगी। ठीक है, और उसी रिफ्लेक्शन को हम कह देते हैं कि ये इस मॉलिक्यूल की क्या है, मिरर इमेज। द रिफ्लेक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन द मिरर। अब वो मिरर लेफ्ट पे रखा है, सपोज मैं जहां खड़ी हूं, तो अगर मेरे राइट पे मिरर रखा होगा तो मेरे रिफ्लेक्शन राइट पे बनेगी, लेफ्ट पे रखा होगा लेफ्ट पे बनेगी, अगर फ्रंट पे रखा होगा फ्रंट पे बनेगी। तो थोड़े बहुत चेंजेस हमारे पास कैसे आते हैं कि अगर मेरे फ्रंट पे मिरर रखा होगा, फ्रंट पे मिरर रखा होगा, तो आप जैसे कोई भी चीज देखते हो, सपोज मैंने इस मॉलिक्यूल को देख लो आप, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को आप सब लोग ध्यान से देख लो। इसका जो कैप वाला ब्लैक वाला पोर्शन है वो आपकी तरफ है, जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो मेरी तरफ। अब मैंने इसके बिल्कुल फ्रंट पे मिरर रखा, तो मिरर में इसकी रिफ्लेक्शन ऐसी बनेगी, लाइक जो ब्लैक वाला पार्ट, जो चीज मिरर के पास होगी, जो मिरर को टच करेगी, उसी की रिफ्लेक्शन पहले बनेगी, उसकी रिफ्लेक्शन बनेगी तो कुछ ऐसी। यहां तक एग्री करते हैं सब लोग कि अगर मैंने मिरर रखा
बिल्कुल यहाँ बीच में, तो रिफ्लेक्शन ऐसी बनेगी, ठीक है। नाउ जब मुझे कंपैरिजन, कंपैरिजन करना होगा इसके लिए कि ये मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो उसके लिए इस रिफ्लेक्शन को उठा के ना बिल्कुल ऐसे रखना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन को उठा के बिल्कुल सेम लेवल पे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप किसी मॉलिक्यूल को जिस प्लेन और जिस एंगल से चेक कर रहे हो, जो हमारे पास उसकी रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन भी सेम लेवल से चेक की जाती है, सेम लेवल से चेक की जाती है। जिसका क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल में कैप वाला पोर्शन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर था, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर का मतलब आप अगर ऑब्जर्वर हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस वक्त, तो कैप आपकी तरफ थी, बट जैसे ही रिफ्लेक्शन बनी तो कैप आपसे क्या हो गई? अपोजिट या अवे। मींस जब फ्रंट पे मिरर रखा जाता है तो ये चेंज आता है रिफ्लेक्शन में कि फ्रंट पे जो चीज अभी आपको दिख रही है, रिफ्लेक्शन जब बनेगी वो चीज आपसे दूर होगी, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सेम लेवल पे रख के किया जाता है। तो ये होती है हमारे पास मिरर इमेज। फ्रंट पे रखो, लेफ्ट पे रखो, राइट पे रखो, टॉप पे रखो, बॉटम पे रखो, कहीं पे भी मिरर रखा जा सकता है, और उस मिरर को रखने से मॉलिक्यूल की जो उसमें रिफ्लेक्शन बनती है उसी को हम कहते हैं मिरर इमेज। तो इस तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दूं, OH, H, मिथाइल और क्लोरीन, और मैं कहूं कि इसके राइट पे हमने मिरर रखा है और इसकी मिरर इमेज बनाओ, तो आप बना सकते हो? यस मैम। हाँ, बनाइए जरा, मिरर इमेज बनाइए इसकी। तो लेफ्ट साइड है। हाँ, लेफ्ट राइट। हमारे पास यहाँ पे चेंज कहाँ आएगा? जो चीज लेफ्ट होगी वो चली जाएगी राइट, जो राइट होगी वो चली जाएगी लेफ्ट। बिकॉज ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना कि जो मिरर के पास होता है, जो मिरर के पास होता है वही पहले रिफ्लेक्शन देता है। तो OH मिरर के पास था तो उसी की रिफ्लेक्शन पहले आई, फिर ये कार्बन मिथाइल के सामने आ गया मिथाइल, क्लोरीन के सामने आ गया क्लोरीन, और H आ गया यहाँ पे। तो ये क्या बन गई? इसकी मिरर इमेज। अब ऐसे ही अगर मैं आपके पास ये मॉलिक्यूल दूं, तो जरा इसकी मिरर इमेज बनाओ, लेफ्ट राइट जहां से मन करता बना दो। इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज क्या चेंज आएगा मिरर इमेज बनाने के बाद? तो राइट पे OH है, वो शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ? लेफ्ट पे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो OH था ये पहले रिफ्लेक्ट होगा। माइक ऑन है किसी का? तो यहाँ पे ये OH जो है ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये OH जो है ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया COH, H, H, और ये आ गया COH, जिसका मतलब है कि अगर मैं लेफ्ट से मिरर इमेज बनाती हूँ या राइट से कहीं से भी बनाती हूँ तो मुझे एक रिफ्लेक्शन मिल रही है। और रिफ्लेक्शन में चेंजेस क्या आए कि जो मॉलिक्यूल में, पहले मैंने मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व किया कि OH था राइट साइड पे, और वही जब मैंने रिफ्लेक्शन में चेक किया तो वो कौन सी साइड पे हो गया? लेफ्ट पे। तो एक्चुअल में ना यही होता है, जब मिरर लेफ्ट या राइट पे रखा जाएगा तो जो शफलिंग होती है चीजों की वो लेफ्ट राइट में होती है। मॉलिक्यूल में जो चीज आपको लेफ्ट पे दिख रही है मिरर इमेज में वो राइट होगी, मॉलिक्यूल में जो चीज राइट पे दिख रही है मिरर इमेज में वो चीज लेफ्ट पे होगी। वही अगर आप मिरर फ्रंट और बैक में रखते हो तो क्या चेंज आएगा? जो मॉलिक्यूल का हिस्सा आपको फ्रंट दिख रहा था, जब उसकी रिफ्लेक्शन बनेगी और आप बिल्कुल सेम लेवल पे कंपेयर करोगे तो वही चीज आपके लिए क्या हो जाएगी? अवे। समझ रहे हो? तो आप किसी भी एंगल से मिरर रख दो, मिरर इमेज बन सकती है, लेफ्ट से राइट, टॉप, बॉटम,
फ्रंट बैक। और चेंज क्या आता है, चेंज हमेशा ये आता है कि अगर आपने फ्रंट पे मिरर रखा है तो जो चीज मॉलिक्यूल में आपको फ्रंट दिख रही थी, जब उसकी रिफ्लेक्शन बनेगी तो वही सब्स्टिट्यूएंट आपको अवे दिखेगा, दूर दिखेगा। क्या यहां तक बात समझ आई सबको? यस मैम। Okay. यस मैम। Now the next thing is types of mirror images. तो हमारे पास ये जो मिरर इमेजेस हैं ये दो टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ मिरर इमेजेस। और मिरर इमेज का टाइप हमारे पास क्या है, सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, अब एक बड़ा सिंपल सा सवाल पहले मैं आपको बता दूं। सुपर इम्पोजेबल टर्म को हम कुछ ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि सारी हमारे पास जो एटम टू एटम चीजें हैं, जैसे मैं ऐसे बात कर लूं कि मेरे पास ये हैंड सुपर इम्पोज हो रहा है या नहीं, तो मैं कहूंगी यस। नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि देखो थंब के ऊपर थंब आया, इंडेक्स फिंगर के ऊपर इंडेक्स फिंगर है, बाकी फिंगर्स भी बिल्कुल एटम टू एटम प्रॉपर मैच हो रही है। तो एक मॉलिक्यूल और जो उसकी रिफ्लेक्शन है, जो उसकी मिरर इमेज है, अगर हम उसको एक दूसरे पे ओवरलैप कराने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल एटम टू एटम मैच कर जाती हैं और हम कहते हैं कि वो मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है। नॉर्मली ये कंसेप्ट है, बट इसमें एक चीज और ऐड होती है, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, इसके आगे हमारे पास और क्या कंसेप्ट है। अच्छा पहले ये चीज बताओ, अगर मैंने जैसे अभी ये बनाया तो ये आपने मान लिया था सुपर इम्पोजेबल है, या कोई Yes, है ma'am. ऐसा जो ये बोलता है कि सुपर इम्पोजेबल नहीं है? कोई भी नहीं। एक्चुअल में अगर मेरे पास ये हैंड है और मैंने इसके सामने मिरर रखा तो मेरे पास रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे ही बनेगी। अब इस रिफ्लेक्शन को जब मैं यहाँ पे लेके आऊंगी और इस रिफ्लेक्शन को और जो मेरे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल है उसको कंपेयर करूंगी, तो दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो क्या है कि मेरे पास जो ये हाथ था या ये मेजर मॉलिक्यूल था, माइक ऑन है किसी का? तो हमारे पास यहाँ पे जो ये हाथ था इसको मेजर मॉलिक्यूल माना था, इसका कौन सा हिस्सा आपको दिख रहा था? पाम वाली साइड, ठीक है, हथेली वाली साइड। और जब इसके रिफ्लेक्शन बनेगी तो क्या इस रिफ्लेक्शन में पाम वाली साइड आपकी तरफ है? नो मैम। नहीं है, तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। सुपर इम्पोज करने के लिए दो चीजें होती है। पहली चीज, नो डाउट, जो एटम टू एटम है, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के ऊपर ब्रोमीन आए, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आए, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आए, मिथाइल के ऊपर मिथाइल आए, बिल्कुल एटम टू एटम मैच हो। लेकिन दूसरी कंडीशन ये होती है कि मॉलिक्यूल में जो चीज आपके लिए टूवर्ड्स है, जब आप सुपर इम्पोज करो तो वो आपके रिफ्लेक्शन में भी टूवर्ड्स होनी चाहिए, जो यहाँ नहीं थी। अगर मैं इसको ऐसा सोचती हूँ कि इसका हथेली वाला पोर्शन था, इसको मैं रोटेट करके ऐसे रख दूं, तो फिर मेरा एटम टू एटम कभी मैच नहीं करेगा। अगर एटम टू एटम मैच करवाती हूँ तो स्टीरियो मैच नहीं करती, क्योंकि इसका जो पोर्शन आपके लिए फ्रंट था रिफ्लेक्शन का, वही पोर्शन आपके लिए अवे है। तो क्लियर रीजन यहाँ पे, या क्लियर कंक्लूजन क्या बनता है कि हम सोचते तो है कि ये हैंड्स हमारे पास सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस का रिलेशन रखते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमारे पास कैसे क्लियर होंगी? जस्ट एटम टू एटम को मैच करके, कि अगर मैं इनको एक दूसरे पे रखता हूं या रखती हूं तो एटम बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो और उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी मैच हो। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब है कि अगर इसमें ब्रोमीन लेफ्ट मिला है, मान लो मॉलिक्यूल में ब्रोमीन लेफ्ट है, तो जो रिफ्लेक्शन है उसमें भी ब्रोमीन लेफ्ट होना चाहिए, उसमें भी ब्रोमीन जो है वो लेफ्ट होना चाहिए। तो ये तो हमारे पास होता है कन्वेंशनल तरीका, जिसके लिए आपको इमेजिनेशन थोड़ी सी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल बन सकती है उठा के रखने पे, सुपर इम्पोज कराने पे या नहीं। बट एक तरीका हमारे पास और होता है, या आप इसको कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक। वो क्या होती है? इफ एनी मॉलिक्यूल possess if any molecule possess plane of symmetry, if any molecule possess plane of
symmetry, then it will always have superimposable mirror image. It will always have superimposable mirror image. ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया गया है जिसको आप बीच में से कट करते हो, कोई एक मॉलिक्यूल दिया गया है जिसको आप बिल्कुल बीच में से कट करते हो, और बीच में से कट करने पे आपको उसके जो दो हिस्से मिले वो दोनों के दोनों बिल्कुल एक दूसरे की क्या थे? रिफ्लेक्शन। प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल को बीच में से कट करने पे दो बराबर हिस्से मिल जाए, जैसा यहां पे मिल रहा था, तो मैं कहूंगी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो हमेशा ही कैसी बनेगी? सुपर इम्पोजिट। ये हमेशा के लिए याद रख लो ये वाला पॉइंट। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कट करने पे दो बराबर हिस्से मिलते हैं मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो उसकी मिरर इमेज हमेशा ही सुपर इम्पोजेबल बनती है। और अगर किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उसकी मिरर इमेज कैसी बनती है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी तो कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आई एम लीविंग द क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम जो रिकॉर्डिंग जैसे आज की है ना मैम, वो कल लेट होती है, मतलब डाउनलोड जो होती है ना, एक्चुअली हम वर्किंग में है मैम, तो फिर पेंडिंग रह जाता है कई बार। हाँ, मैं बता देती हूँ आपको। आप एक्चुअली क्या है, देखो, हाँ, हाँ जी 5 बजे आपकी क्लास ओवर होती है, तो ये जो रिकॉर्डिंग है इसको प्रोसेस होने में मिनिमम 3 से 4 घंटे लगते हैं। कई बार फास्ट हो जाती है, बट जो जनरल एक एवरेज सा है 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो आपकी क्लास मतलब आप ये सोच लो कि 7 या 8 बजे तक हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो उस वक्त ना ऑफिशियली कोई भी अवेलेबल नहीं होता है अपलोड करने के लिए, इसलिए वो सुबह 9:30 या 10 बजे जो टेक्निकल टीम में है वो करते हैं अपलोड। ओके मैम। तो मैम जीके का बोल दें आप, जीके का मॉर्निंग में 7 होती है, वो भी कल 1-2 वाली है ही नहीं, फिर पेंडिंग बहुत हो जाता है वो, क्योंकि हम अच्छा, लगा नहीं पाते वो मैम। नहीं हुई है आपकी? मतलब 2 हुई है ना मैम, लेकिन आज की आज ही हो जाए ना तो दिक्कत नहीं हाँ आती हाँ, रात जो अगर को। सुबह 7 बजे लगी है क्लास तब तो वो दोपहर तक तो हो जानी चाहिए। हाँ तो उसमें मैम 2 ही हुए हैं ना, तो मतलब जैसे आज अच्छा, की आज ही मिल जाए तो अच्छा रहता है फिर। हाँ हाँ, मैम ठीक है, नहीं जीके में जीके की करंट क्लास। अफेयर्स करवा रहे हैं आजकल। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, मैं बोल दूंगी, ये मैसेज जरूर मैं पास ऑन कर दूंगी। ठीक है, मैम जो हमारी ये वीडियोस होती है ना, वो हाँ हाँ डाउनलोड नहीं होती है ना, हमें ऑनलाइन ही देखनी पड़ती हाँ है ना। हाँ, अच्छा, हाँ, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, डाउनलोड का तो नहीं है उसमें। ठीक है। वो, हाँ, नेट ऑन करके वो उसी में चलेगी। मैम जो यूपीएससी ने आपने करवाया ना मैम, उसमें मेरे को 24th नंबर वाला नहीं आ रहा है समझ। एक्चुअली ना मेरे पास अभी वो शीट नहीं है, तो आप मेरे को एक मैम टेक्स्ट प्लीज मैसेज कल डाल बता दो। देना। हाँ, हाँ मैं जी मैम। ऐसे बता देती हूँ, या व्हाट्सएप कर दो मेरे को, मैं आपको वॉइस नोट भेज दूंगी उसमें। यस मैम, मैं मैम आपको वही है, व्हाट्सएप कर ऑक्सो वाला बोल रहे हैं ये, जो मेरे को हाँ डाउट है जी, मैम, वो ऑक्सो वाला, जैसे C++O जैसे चेंज यस करते हैं मैम, कीटो वही को वही ऑक्सो वाला। होता है, ये मुझे वही नहीं है आ मैम, रहा ये है। मेरा ओक्सो डाउट, ओक्सो मेरा या डाउट कीटो क्लियर कुछ भी यूज कर सकते हैं वो। हाँ जी हाँ जी मैम मैम। वही। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मैं पर्सनली वॉइस नोट भेज दूंगी, मेरे को टेक्स्ट कर दो आप व्हाट्सएप पे एक करके, है ना। अभी तो मेरी ओके मैम। क्लास है, हाँ क्लास है, जैसे मैं क्लास से फ्री होंगी 7:30 बजे फिर मैं कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। चलिए, ओके, बाय बाय।